हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि कोहर्जन और कन्वर्जन क्या होता है। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। और यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन कह सकते हैं कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग, राइट। सो जब वो किसी भी प्रोग्रामिंग का वेरिएबल अगर बिल्डिंग ब्लॉक है तो जावास्क्रिप्ट का भी जाहिर सी बात होगा ही, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की मदद से हम फाइनली अपने जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वहाँ पर पैटर्न्स बनाते हैं, लॉजिक्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। और इन सभी को कंबाइन करके हमारा पूरा एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो चलो बहुत ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। चलो अभी वेरिएबल्स को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। मान लो यहाँ एक बाल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सभी को हम कंबाइन क्या कह सकते हैं? हम इन सभी को कंबाइन कह सकते हैं ह्यूमंस, ठीक है। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम लग नहीं रहे बट हाँ ह्यूमंस ही है, राइट। तो अभी ये सारे के सारे हमारे ह्यूमंस हैं, राइट। अब मान लो आपको इसको कॉल करना है, इसको बुलाना है भाई, तो कैसे बुलाओगे? आप बोलोगे हे दूसरे नंबर के आदमी या फिर औरत, पता नहीं जो भी हो तुम, इधर आओ, ठीक है। फिर या तो इसको बुलाना होगा तो ऐसे ही बोलोगे, है ना। अब मैं कहता हूँ यार ऐसे मत बुलाओ, ठीक है। क्या करते हैं हम, इस आसानी के लिए हम सबको एक नाम दे देते हैं। मान लो ये लड़की है तो इसको नाम दे सीता, और ये लड़का है तो मान लो राम, इसको श्याम दे देते हैं, और इसको काला छापू, राइट। तो कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। तो ये जो काला छापू है भाई, अगर आपको इसको बुलाना है तो क्या बोलोगे, एक काला छापू इधर आ, ठीक है। तो इसको पता है यार कि मेरा नाम काला छापू है, राइट। तो मतलब ये नाम क्या हुआ, इसकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी के सभी ह्यूमंस थे। ह्यूमंस में सबसे पहले हमने डिवाइड किया कि भाई या तो ये लड़का होगा तो लड़की होगी, है ना। तो हमने लड़का लड़की बता दिया कि भाई लड़का है, अच्छा तुम लड़की हो और ये सारे लड़के हैं, ठीक है। तो पहला डिवीजन तो ये हो गया। फिर दूसरा डिवीजन कहाँ आया कि भाई हमने हर एक जो लड़का है उसको अपना एक नाम दे दिया, उसी तरह से लड़की को भी नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली उसको नाम से कॉल कर सकते हैं, और जैसे ही नाम से कॉल करेंगे इसको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को बुला रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब आ जाते हैं, इसी चीज़ को लेके आते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है। अब मान लो एक वैल्यू है, ठीक, और ये वैल्यू मैं किसी चीज़ में असाइन कर रहा हूँ। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। और मैं चारों में अलग अलग वैल्यू डिफाइन करता हूँ। ये 27 कर दिया, ये मान लो मैंने यहाँ लिख दिया विकास, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो नंबर है 25, ये भी 24 नंबर है, ये भी 27 नंबर है, और ये विकास, मतलब ये नंबर तो नहीं है, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रिंग है, ठीक। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। अब ये जो स्ट्रिंग है, अब मैंने कोई स्ट्रिंग को कहीं सेव करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई एक डी नाम का वेरिएबल लो, ठीक है। तो वेरिएबल क्या चीज़ होती है, वेरिएबल मैंने भाई बोला हम इसको आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, आईडी होगी, ठीक है। तो इस नंबर को हमने एक आईडी दिया जिसका नाम हमने ए रख दिया, इसको एक आईडी दी जिसको नाम बी रख दिया, इसको एक आईडी दी इसका नाम सी रख दिया। इस तरीके से जिस तरीके से हम नाम लेके बंदों को बुलाते थे उसी तरीके से हम यहाँ नाम लेके इन नंबर्स को बुलाएंगे, सिंपल, राइट। और अब हम बात करते हैं कि फिर ये जो हम जावास्क्रिप्ट में किसका यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं वार का, लेट का, कॉन्स्ट का, इन सब वेरिएबल्स टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल्स डिफाइन करने के तरीके हैं, ठीक है। और ये वार, लेट, कॉन्स्ट क्या है यार, वार, लेट, कॉन्स्ट आप ऐसे समझते हो कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स होते हैं खाली डब्बा, ठीक है। एक खाली डब्बा जिस डब्बे के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर सारे हल्दी के पैकेट्स डाल दिए, तो मैंने इस पर एक लेबल लगा दिया हल्दी, राइट। अब मान लो मैं एक दूसरा डब्बा लिया, उसके अंदर मैंने सारे टॉयज डाल दिए, ठीक है, खिलौने डाल दिए, तो मैंने इस पर लेबल लगा दिया टॉय, ठीक। तो इस तरीके से आपको डब्बा खोलने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से ही इस लेबल को देख के पता चल जाएगा कि अंदर क्या है, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसी बात है, ये भी एक डब्बा है, ये भी एक डब्बा है, मैं 4-5 डब्बे और ले लूँ तो वो सारे के सारे डब्बे हैं, ठीक है। तो उस डब्बों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब वो कंटेनर्स जिसके अंदर चीज़ें रखी जा सकती हैं। हमारे केस में हम क्या रख रहे हैं, हम नंबर्स रख रहे हैं, स्ट्रिंग रख रहे हैं, या फिर कोई बूलियन वैल्यू रखेंगे, राइट। तो वेरिएबल्स हमारे वो कंटेनर हो गए। इसके अंदर जाने वाली चीज़ क्या हुई, वो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। क्या हो गई, वैल्यू हो गई। और ये जो हम बता रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये उसका डेटा टाइप हो गया। क्या हो गया, इस जो भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यार जो इसके अंदर हम हल्दी डाल रहे हैं ना वो मसाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो टॉय डाल रहे हैं, मतलब जो अलग अलग खिलौने डाल रहे हैं, वो क्या, उसको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, खिलौने, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम एक कैटेगरी में किसी एक ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। तो फाइनली अभी आपको डेटा टाइप्स भी अच्छे से समझ में आएगा आगे, ठीक। तो इसीलिए यार
किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब उसको एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है, ठीक है। अब उस आइडेंटिटी देने से हमने को क्या होता है, अपने उसको जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ होती है यार जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस करोगे www.revivecoding.com को, है ना, तो आप क्या देखोगे कि यार ये तो नाम है, ठीक है, तो ये नाम एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो एग्जिस्ट क्या करता है, एक IP एड्रेस होता है ऐसे 425.678. और ऐसे करके नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये नंबर तो याद नहीं रहेंगे हर एक वेबसाइट के, मगर वो नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस नाम के इस नंबर के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं नाम का, ठीक है। तो जिससे की वजह से आपको नाम आसानी से याद हो जाता है और इस नाम को हम लिंक कर देते हैं इस नंबर से, ठीक है। तो इसी तरीके से ये नाम भी क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जो भी नाम लिखते हैं किसी वेरिएबल का वो उसकी हमेशा आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक एग्जांपल में आ जाओ, तो यहाँ भी हमने क्या डिफाइन किया, देखो एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका हमने नाम क्या दे दिया x, और इस x में हमने स्टोर करा दिया है नंबर 10, क्लियर है, राइट। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से, 3 तरीके से, याद रखना। एक का हम यूज़ कर सकते हैं var, एक हम यूज़ कर सकते हैं let, एक हम यूज़ कर सकते हैं const, ठीक। अब तीनों ही वेरिएबल डिफाइन करने के काम आते हैं, दोबारा से बोलता हूँ, तीनों ही वेरिएबल्स को डिफाइन करने के काम आते हैं, ठीक। अब फिर तीनों में डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि भाई ये जो var है, ठीक है, ये var जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तभी जो वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका था वो क्या होता था, var होता था, ठीक है। बट इसमें क्या होना है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। प्रॉब्लम्स क्या आने लगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल हम आगे चलते हैं और आगे की थोड़ी सी जर्नी आपको बताते हैं कि जैसे ही हमारा ECMAScript 6 आया, ठीक है। अभी ECMAScript क्या है, ठीक है। तो ECMAScript आप समझ लो कि भाई रूल बुक है जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप प्लीज़ पिछली वाली वीडियो जिसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जावास्क्रिप्ट की उसको देखो, उसमें बहुत सारी हिस्ट्री उसकी क्या रही, किस तरीके से वो इसका एवोल्यूशन हुआ, ECMAScript क्या है, उसके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ दे के रखी हुई है, ठीक है। तो ECMAScript बेसिकली क्या होता है, रूल सेट होता है, ठीक है, जो कि ये डिफाइन करता है कि आप जावास्क्रिप्ट में किस किस तरीके से वेरिएबल्स या फिर किन किन चीज़ों का किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो वो रूल्स बुक हो गया आपका, ठीक है। तो उसी रूल बुक में पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ var था, सिर्फ हम var का यूज़ करके किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे। मगर बाद में ECMAScript 6 जो कि 2015 में आया, ठीक है, मतलब 2015 में एक नया रूल बुक पब्लिश हुआ जिसके अकॉर्डिंग हमने 2 और टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, let और const, जो कि यूज़ होते थे वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब हम डिफाइन कर सकते थे let से और हम डिफाइन कर सकते थे const से, ठीक। अब ये जो let और const है इसमें कुछ इसके फीचर्स ऐड कर दिए गए, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है var में नहीं थे। इसलिए आज के टाइम पे अगर आप कोई भी वीडियोस देखोगे जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन की या फिर उसकी ट्यूटोरियल्स की, तो आपको वहाँ बोला जाएगा यही कि भाई देखो आप let को यूज़ किया करो, आज के टाइम पे const का यूज़ किया करो, var को अवॉइड किया करो, ठीक है। तो अवॉइड क्यों क्या करो हम उसके बारे में बात करेंगे, मगर हाँ ये बात सही है कि आपको let और const को ज़्यादातर प्रेफरेंस करना है यूज़ करने में जब भी आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिख रहे हो तो, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि भाई जो var है, let है और const है, तीनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे आपने यहाँ देखा है, यहाँ हमने var x = 10 किया हुआ है। हम यहाँ आ जाए तो हमने यहाँ let का यूज़ किया है वेरिएबल को डिफाइन करने के, तो हमने y नाम के वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें 10 वैल्यू स्टोर करा दी। उसी तरीके से मैंने const का यूज़ किया है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, मैंने पाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर मैंने 3.14 स्टोर करा दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैं इस पाई को कॉल करूँगा तो ये 3.14 वैल्यू उसकी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से मैं जब y को कॉल करूँगा तो उसकी जगह पर 10 आ जाएगा, जब मैं x को कॉल करूँगा तो उसकी जगह पर 10 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस में अगर अब आपको मैं लेके जाऊँ तो यहाँ आपको सिंपल से एक चीज़ मिलेगी, वो क्या है कि भाई ये जो है ना, ये जो var है इट हैज़ फंक्शनल स्कोप रेदर देन ब्लॉकिंग स्कोप, ठीक है। तो बेसिकली क्या है भाई, जो var है वो फंक्शनल स्कोप को फॉलो करता है, ब्लॉकिंग स्कोप को फॉलो नहीं करता, ठीक है, राइट। जबकि मेरा जो let है वो ब्लॉक स्कोप को फॉलो करता है और जो मेरा const है, ठीक है, वो भी मेरा ब्लॉक स्कोप को फॉलो करता है, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू कांट बी रीजनरेटेड, इसको हम बाद में बात कर लेंगे, बट ये भी हमारा ब्लॉक स्कोप को फॉलो करता है, हमारा const भी, ठीक। अब बात आती है कि भैया ब्लॉक स्कोप और ये फंक्शनल स्कोप क्या चीज़ है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि यार अभी मैं अगर आपको ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप समझाने जाऊँ तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैं कहता हूँ कि यार हम ना देखो ये वाला साइन जिसको हम करली ब्रेसेस कहते हैं, क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग करली ब्रेसेस हुआ, ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस हुआ, ठीक है। तो जो भी कोड
इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, जो भी कोड इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा वो एक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, तो इसके अंदर जो भी कोड आया उसको हम एक ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कोड हम एक ब्लॉक के अंदर करके डिफाइन करें, जिसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही रहे, इससे बाहर में अगर इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को बाहर एक्सेस करना चाहूँ और मैं अगर एक्सेस ना कर पाऊँ, ठीक है, तो उसको हम ब्लॉक स्कोप बोलेंगे, ठीक। मगर अगर यहाँ मैंने कोई वैल्यू डिफाइन की है और अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो वो ब्लॉक स्कोप नहीं हुआ, तो क्या हो गया, वो फंक्शनल स्कोप हुआ। क्लियर है, तो वो क्या हो गया, फंक्शनल स्कोप हुआ। ऐसा भी नहीं बोलूँगा फंक्शनल स्कोप, क्योंकि फंक्शनल स्कोप में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। 3 टर्म्स होते हैं, ग्लोबल स्कोप होता है, फंक्शनल स्कोप होता है और फिर ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। तो हम इतनी सी बात समझ लेते हैं कि भाई अगर इस ब्लॉक के बाहर मैं इस कोड को, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ और वो एक्सेस हो जाए, तब तो भाई वो ब्लॉक स्कोप नहीं है, ठीक है। और अगर वो एक्सेस ना हो तो ब्लॉक स्कोप हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस और इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। हम यहाँ क्या करें, console.log का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में किसी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ x डिफाइन किया, x में मैंने 5 स्टोर कराया, फिर मैंने x को दोबारा से डिफाइन किया और इसमें मैंने 10 स्टोर करा दिया, ठीक। मगर अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, x की वैल्यू को, देखो क्या आउटपुट निकलता है 10, ठीक है। मगर अगर मैं इसी वैल्यू को, इस x की वैल्यू को बाहर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मेरा रूल क्या कहता है कि भाई अगर ये जो मेरा वार है, अगर ये ब्लॉक स्कोप को फॉलो करेगा, तो क्या होगा कि ये जो x जो मैंने यहाँ डिफाइन किया था, ये मेरा बाहर वाले x पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसकी x की वैल्यू को बाहर एक्सेस करना चाहूँ, तो मेरे को कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये 5 मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इस ब्लॉक के बाहर है, ठीक है, और इस बाहर हमने 5 ही डिफाइन किया है। मगर यहाँ मैं आउटपुट लेता हूँ तो क्या होता है, यहाँ 10 ही मेरे को वैल्यू मिलती है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो x था ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस कोड के अंदर नहीं रहा, इसने क्या किया, इसने इस बाहर वाली x को भी मैनिपुलेट कर दिया, इसकी वैल्यू को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वार है ना यार, वार ब्लॉक स्कोप नहीं है, वो ब्लॉक स्कोप के रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत पहले, ठीक है। तो तब उतना हमने रूल्स कोई सेट नहीं किए थे, तो इसलिए वार के लिए कोई रूल्स खास बने नहीं थे उस समय पे, ठीक है। क्योंकि हम बस शुरू में यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट को किसी तरह से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे थे। मगर लेट के आने के बाद क्या हुआ यार, यहाँ देखो, अब मैंने लेट यहाँ भी डिफाइन किया, लेट यहाँ भी डिफाइन किया, यहाँ भी वाई डिफाइन किया, यहाँ भी वाई डिफाइन किया। मगर अगर मैं अब यहाँ वाई की वैल्यू को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को वैल्यू मिली 10। मगर जैसे ही मैंने वाई की वैल्यू को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश की, तो यहाँ मेरे को वैल्यू मिली 5। क्या मिली, ये वाली वैल्यू मिली, ये वाली वैल्यू नहीं मिली। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो वैल्यू है, ये इसी ब्लॉक के अंदर ही सिमट गई, इसके बाहर जा ही नहीं पाई, राइट। और ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये मेरे को यहाँ से आ रही है, जो कि इस ब्लॉक के बाहर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। तो इसी को हम कहते हैं कि भैया जो लेट है और कॉन्स्ट है, ये दोनों ही ब्लॉक स्कोप को फॉलो करते हैं, मगर जो मेरा वार है वो ब्लॉक स्कोप को फॉलो नहीं करता, ठीक है। क्लियर हो गया, ग्रेट। चलो अभी फिर बात आती है कि भैया चलो ठीक है, दोनों समझ में आ गया कि ये अपना ब्लॉक स्कोप को फॉलो करता है, ये भी ब्लॉक स्कोप को फॉलो करता है और वो नहीं करता, क्लियर है। मगर फिर क्वेश्चन आता है कि फिर ये लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है भाई, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो जो लेट और कॉन्स्ट में मेन डिफरेंस है कि भैया जो कॉन्स्ट है ना, वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है, जबकि जो मेरा लेट है वो म्यूटेबल होता है। क्या होता है, म्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल म्यूटेबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म हो गया, कोई बात नहीं, सिंपल कर देते हैं, राइट। चलो सिंपल करते हैं। अभी इम्यूटेबल और म्यूटेबल का क्या मतलब है, म्यूटेबल मतलब होता है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जिसको मैं एक बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार चेंज कर सकता हूँ, उसको हम म्यूटेबल बोलेंगे। और इम्यूटेबल क्या हो गया, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्ट मेरा इम्यूटेबल है, मतलब मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा, और अगर चेंज करने की कोशिश की तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट मुझे देगा एरर कि भैया रूल के हिसाब से आप कॉन्स्ट में जो आपने डिफाइन कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके जब आप जानते हो कि मैं मैथ में पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, तो इसलिए मैंने क्या यहाँ मैंने जब पाई की वैल्यू को डिफाइन किया तो मैंने उसकी वैल्यू को फिक्स करना चाहा, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया कॉन्स्ट का, तो मैंने डिफाइन किया कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को दोबारा चेंज करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो देख भी लेते हैं कैसे। अब यार सुनो, अगर आपको ऑनलाइन कभी भी कोई एडिटर का यूज़ करना है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो तो बस 2 तरीके हैं। या तो भैया सीधा सा ऐसे कंसोल खोल लो, ठीक है, इंस्पेक्ट करके यहाँ कंसोल खोल लो, यहाँ सारा ट्राई करो, ठीक। या फिर ज़्यादा आसान तरीका क्या है, कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल लो, ठीक है, जहाँ आप कोड कर सकते हो। तो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली प्रोग्रामीज। आप प्रोग्रामीज डालो IDE.js, ठीक है। IDE क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है जो कि ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होते हैं कोडिंग के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ जब प्रोग्रामीज IDE.js डालोगे, आपको सबसे पहले एक एडिटर मिलेगा, इसके एडिटर ठीक खोलो
और इसके अंदर डायरेक्ट अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, तो चलो मैं आपको यहाँ ये वाला केस दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैंने पाई की वैल्यू को यहाँ डिफाइन किया, अगर भैया मैंने पाई की वैल्यू को यहाँ से उठाया, कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14 मैं यहाँ को डिफाइन करता हूँ। ठीक, तो चलो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3 पॉइंट तो आया नहीं, 3.14, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं इसको एक रन करता हूँ। ठीक है, रन करने से पहले सॉरी यहाँ देखो मैंने थोड़ी गलती कर दी, CONST होता है कॉन्स्ट, राइट। और मैं यहाँ क्या करूँगा, console.log में जाके इस पाई की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया console.log पाई। अब पाई की जो भी वैल्यू होगी वहाँ आउटपुट में मेरे को मिल जानी चाहिए। रन करके देखते हैं, देखो पाई की वैल्यू आ गई 3.14। मगर अब थोड़ा ध्यान देना, अब मैं अगर यार ये काम करता हूँ कि भैया मैं दोबारा से पाई की वैल्यू को डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ कुछ और, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं डिफाइन करता हूँ 12.122 कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर इसको रन करूँ, अब मैं अगर इसको यहाँ रन करूँ तो क्या होगा, यहाँ से देखो अब मेरे पास आ गया एरर। क्यों भैया, कि पाई हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आपने पाई को पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, मगर आप इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्स्ट का यूज़ किया है। बट क्या होगा यार, अगर मैं इसको लेट से रिप्लेस कर दूँ, तो क्या होगा, रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरे पास क्या आ रहा है कि भैया जो पाई है, लेट पाई इक्वल्स टू 102, और ये आपका जो पाई है वो ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर चुके हो, उसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, मतलब आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मगर हम एक और काम कर सकते हैं, अब मैं इसको दोबारा से असाइन जरूर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पाई इक्वल्स टू 122 में दोबारा लिख सकता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो किसी तरह का एरर नहीं आएगा। देखो रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या आ गया, 122 मेरा वैल्यू आ गया। इसका क्या मतलब है कि पहले मैंने पाई को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या किया, इसको दोबारा से मैंने यहाँ अपने इस प्रोग्राम में पाई इक्वल्स टू क्या कर दिया, 122 कर दिया। अब जो पाई की जो भी पहली पोजीशन थी उसकी जगह पर क्या आ गया, 122 आ गया। तो अब इस पाई की वैल्यू 314 नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया इसका, इस पाई की वैल्यू 122 हो गया। ठीक है, और एक चीज़ देखो, ऐसा नहीं है कि इस लाइन, जब तक भाई ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती ना, देखो मैंने दो अब पाई कंसोल करा दी। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ कंसोल कराया, दूसरे के बाद मैंने यहाँ कंसोल कराया। इसका मतलब क्या है, पहले मेरा ये लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस जगह पर जो पाई की वैल्यू आएगी वो 3.14 आएगी, और इस जगह पर जो पाई की वैल्यू आएगी वो 122 आएगी। ठीक है, रन करके देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। देखो पहले वाले में 3.14 आया, और जब दूसरी बार मैनिपुलेट हो गया तो इसी पाई की वैल्यू को चेंज करके क्या कर दिया गया, 122 कर दिया गया। ठीक है, मगर आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, आप बोलोगे, आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार ये तो कॉन्स्ट के केस में भी कर सकते हैं, तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यही काम किया, मैंने लिखा कॉन्स्ट इक्वल्स टू 1.34 और मैं इसी की वैल्यू को दोबारा से चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी मेरा क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब हो गया कि कुछ आपने कॉन्स्टेंट टर्म डिफाइन किया है और आप उसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, आप उसको चेंज नहीं करोगे तो इसका मतलब होता है कॉन्स्ट। तो हम कॉन्स्ट में वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं भैया डेटा टाइप्स। ठीक, किस किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, तो बेसिकली यार मैं डेटा टाइप्स आपको पहले बता चुका हूँ। हमारी स्ट्रिंग होता है, तो मतलब अगर मेरे को कुछ भी लाइन लिखना है, कोई स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक, कोई नंबर लिखना है मेरे को, भले ही वो नंबर पॉइंट वाला हो, डेसिमल वाला हो, या फिर नॉर्मल नंबर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नंबर्स बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो और अगर मेरे को कुछ बूलियन डिफाइन करना है, ठीक है, बूलियन का क्या मतलब होता है, ट्रू या फॉल्स, बस। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ये अगर दो वैल्यू हैं तो इसका मतलब हो गया कि बूलियन है। ठीक है, इसको हम बूलियन कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब आप प्रोग्रामिंग में इसको बूलियन कहते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक, तो अगर भैया हमने एक सिंपल सा वेरिएबल डिफाइन किया, इज रेनिंग, क्या रेन हो रही है, तो हमने बोलते फॉल्स, इसका मतलब नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। ठीक, और मेरे को अगर बताना होगा कि भैया रेन हो रही है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, फॉल्स की जगह ट्रू कर दूंगा। ठीक है, TRUE, राइट। तो इस तरीके से ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को आप यहाँ दे सकते हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या आता है, नल और अनडिफाइन आता है। ठीक है, अब यार ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि नल का क्या मतलब है और अनडिफाइन का क्या मतलब है, ये कब यूज़ होते हैं, नहीं होते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, इसी छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी मान लो ये अनडिफाइन कब आता है, नल कब आता है, इसको यहीं देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ठीक, अब इसको क्लोज कर देते हैं, हालांकि एड्स वेड्स काफ़ी आते हैं, कोई बात नहीं। अभी यार यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ मान लो लेट मैंने लिया, क्या लिया, मैंने यहाँ लिखा लेट, और मैंने पाई डिफाइन कर दिया। मैंने बोला कि भाई मैं पाई एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल नीचे वाले जो दो लाइनें उनको कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए मेरे को इसका यूज़ करना पड़ता है, 2 फॉरवर्ड स्लैश का। ठीक है, तो अब मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि यार ये वाले कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि ये कमेंट बन चुके हैं। ठीक, कमेंट मतलब आप बस कुछ लिखना चाहते हो, आप सिस्टम को बताना चाहते हो कि भाई ये मेरा नोट है और इसको एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम कमेंट डाल देते हैं। ठीक है,
अब मैं बोलता हूँ कि भाई पाई है, पाई को मैंने डिक्लेयर तो कर दिया बट इसकी वैल्यू आप प्रिंट कराओ, ठीक। अब जाहिर सी बात है यार, हमने यहाँ कोई वैल्यू तो दी नहीं है। अब हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिस्टम ने सेट कर दी अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गया भैया अनडिफाइंड डेटा टाइप, ठीक। अब अगर मैं ये चीज़ ना करके मैं क्या करूँ कि भाई चलो ठीक है, अब मैं ना एक काम करता हूँ, पाई को कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक। बट अभी के टाइम पे क्या है, मेरे को नहीं पता कि मेरे को इसको क्या वैल्यू देनी है। क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझे पाई को क्या वैल्यू देनी है। तो उस केस में मैं दे देता हूँ नल, ठीक। तो नल का मतलब होता है कि बाय इंटेंशनली मैं सिस्टम को समझा रहा हूँ कि भाई अभी मेरे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है आपके पास वैल्यू आए, ठीक है। तो मैं यहाँ बाय इंटेंशन बता रहा हूँ सिस्टम को कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, नल है। तो अब अगर मैं यहाँ कंसोल करूँ तो आप देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नल आ रही है। इसका मतलब मैंने बाय इंटेंशन सिस्टम को बताया कि इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर मैंने इसको यहाँ डिफाइन नहीं किया होता तो इसका मतलब ये होता कि, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम को मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई हम यहाँ गलती से शायद डिफाइन करना भूल गए इसकी वैल्यू को, ठीक है। मतलब मैंने डिक्लेयर तो किया, इसको डिफाइन नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने डिक्लेयर तो किया बट आप भूल गए हो, इस वेरिएबल को आपने यूज़ ही नहीं किया कहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने सिस्टम में डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू को हमने डिफाइन नहीं किया, इसलिए इसकी वैल्यू आती है अनडिफाइंड, ठीक। क्या आती है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो भाई ये दोनों भी जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एरर है, ये दोनों ही डेटा टाइप्स में कंसिडर होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक। तो ये हमारे जनरल बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिसको हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। और इन्हीं का यूज़ करके फिर बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स बनते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं जिसको हम कोहेरेंस कहते हैं और कोवर्जन कहते हैं और फिर कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब एक कोवर्जन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कोवर्जन ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिस्टम अपने आप पता करने की कोशिश कर रहा है कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो मैंने डेटा टाइप को बता ही दिया, तो यहाँ देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रैकेट्स के अंदर है और ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, कोट्स के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं नंबर भी डिफाइन करता हूँ, अगर मैंने नंबर भी लिखा, ठीक है, 534, और अगर मैं इसको इस कोट्स के अंदर डाल दूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये मेरा एक स्ट्रिंग बन गया, राइट। क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। बट अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूँ 345, तो ये मेरा क्या है, नंबर है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इसको इस तरीके से देखता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग में नंबर को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सिस्टम क्या कहता है कि भाई जो भी सबसे पहला जब आप किसी कोड को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपको सबसे पहला वेरिएबल मिलेगा आप उसका टाइप इसको बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर दोगे, अगर बाय इंटेंशनली किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो, ठीक। तो हमने यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन तो एक्स्ट्रा दी नहीं, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई इस 5 को और 3 को ऐड कर दो, मगर ये 5 क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, और ये जो मेरा 3 है क्या है, ये मेरा नंबर है, तो ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा मेरा सिस्टम, इसको इस 3 को भी मेरा स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करेगा, ठीक। क्योंकि अब इस फाइनल रिजल्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, इसका डेटा टाइप हो चुका है स्ट्रिंग। तो इसका मतलब अब इसमें जो भी स्टोर होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग। तो इसका मतलब आगे जो भी मेरे को चीज़ें इसमें मिलेंगी वो क्या होंगी, स्ट्रिंग, भले ही हो या ना हो, ठीक है। तो अभी हमारे केस में अभी जब ये 5 और 3 जुड़ेंगे तो ये 53 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 53। एज यू कैन सी कि भैया हमने जब रिजल्ट का आउटपुट किया तो क्या आया, 53 आया, ठीक। क्यों, क्योंकि पहले इसका डेटा टाइप आ गया 5, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो इसने इसको भी कंसिडर कर लिया स्ट्रिंग। और दो स्ट्रिंग को जब आप जोड़ते हो तो फॉर एग्जांपल अगर मैं विकास प्लस सिंह को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, विकास सिंह आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने 53 को जोड़ा तो क्या आ गया, 53 आ गया, ठीक। ठीक है, अब चलो यार एक अलग एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब इस अलग एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि भाई क्या हो कि अगर मैंने कहा कि भैया मैं पहले 12 ऐड कर देता हूँ और बाद में मैं 13 ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर भाई मैं पहले 12 ऐड करूँ और बाद में 13 ऐड करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम को क्या लगना चाहिए कि भाई जो इसका टोटल जो आगे मेरे को नंबर मिलने वाले, मतलब आगे मेरे को क्या मिलने वाला है इसमें जोड़ने के लिए, नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो यही कंसिडर करेगा। बट अगर आगे स्ट्रिंग आ गया, ठीक है, अगर आगे स्ट्रिंग आ गया तो अभी के टाइम पे तो चलो मैंने 13 लिखा है, ठीक। मगर यार अगर मैं यहाँ विकास लिख दूँ, क्या लिख दूँ, विकास लिख दूँ, तो क्या विकास इसमें विकास कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, क्या विकास कन्वर्ट हो सकता है नंबर में, राइट, नहीं हो सकता, ठीक। इसका मतलब जो चीज़ नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो उसी फॉर्मेट में रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भैया ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग थोड़ा हायर ऑर्डर, मतलब स्ट्रिंग की जो वैल्यू हो गई वो थोड़े हायर बन गया, ठीक है। मतलब अगर मैं हायर की वाइज देखूँ तो भैया स्ट्रिंग अगर है इस पूरे इक्वेशन के अंदर तो भाई सबसे पहले क्या इस चीज़ में वेरिएबल है इसकी वैल्यू को क्या असाइन कर देंगे, स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। मगर अगर यहीं आगे मैं इसको डायरेक्टली सिर्फ सिंपल लिख दूँ ऐसा, ठीक है, 13 लिख दूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। मगर अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूँ, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना दूँ तो अब बेसिकली मेरा ये सिस्टम क्या कंसिडर करेगा कि भाई ये जो है ये नंबर नहीं है, दोनों नंबर नहीं है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि
स्ट्रिंग को मैं नंबर में ऐड नहीं कर सकता, बट मैं नंबर को स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग बना देगा और स्ट्रिंग बना के इन दोनों को ऐड कर देगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 आ गया, और 1 2 3 ऐड करके नहीं आया, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ के आ गया, ये इसके आगे यहाँ के जोड़ दिया, ठीक है। बस इतना सा काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली क्या है कि टाइप, ये जो हमारा कोहेरेंस होता है, ठीक है, कोवर्जन होता है जावास्क्रिप्ट में अंदर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई बाय डिफॉल्ट सिस्टम हमारा ये जानने की कोशिश करता है कि जो फाइनल आउटपुट बनेगी उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोवर्जन, टाइप कोवर्जन, ठीक है। फिर बात आती है टाइप कन्वर्जन की। भाई टाइप कन्वर्जन क्या है, टाइप कन्वर्जन ये चीज़ है कि भाई जब मैं बाय इंटेंशनली मेरे सिस्टम को डिक्लेयर करता हूँ कि भाई यहाँ ये टाइप होगा, यहाँ ये टाइप होगा, यहाँ इस टाइप को इस टाइप में चेंज करो, यहाँ उस टाइप को इस टाइप में चेंज करो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। समझ में आया? तो चलो भी आपको टाइप कन्वर्जन में करके दिखाता है। मान लो कि मैं इसी स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, अब यार यहाँ ये चीज़ होगी कि अभी हमारा क्या था, ये मेरा एक स्ट्रिंग था, ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या किया, इसको नंबर में चेंज किया, और इस मान लो नंबर में चेंज करने के बाद मैंने इसमें 12 और ऐड कर दिया, ठीक। क्या ऐड कर दिया मैंने, यहाँ 12 और ऐड कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ क्या होगा भाई, सबसे पहले तो ये 1 2 3 चेंज हो जाएगा नंबर में, और नंबर में चेंज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 2 3 + 1 2, दैट मीन्स 1 4 5, राइट। 1 4 5 आना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं कि भैया 1 4 5 आ रहा है कि नहीं। बट इसको लेकर मैं क्या करना पड़ेगा, इसको कंसोल कराना पड़ेगा। तो चलो पहले कंसोल कराते हैं। मैं लिखता हूँ console console.log, और इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे किसको, इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे भैया कन्वर्टेड नंबर को, ठीक है। रन करते हैं तो ये 135 आ गया, ठीक है। बट अगर मैं यार यही काम ना करके मैं यहाँ क्या करूँ कि मैं देखो पहले तो ये नंबर हो गया, ठीक है। पहले हमने क्या इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, मगर अगर मैं यहाँ इसको बाद में स्ट्रिंग से ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, स्ट्रिंग से ऐड कर दूँ, तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, वही होगा यार, जब मैं नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करूँगा तो पूरा क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, राइट। तो मैंने इसको रन किया तो अब आप देखो सबसे पहले 1 2 3 आ गया, फिर बाद में ये 1 2 एज इन स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट काम करता है, ठीक। और इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, जहां आप बाय इंटेंशनली सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन देते हो कि अभी इस नंबर को इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हो गया टाइप कन्वर्जन, जब हम खुद इंटेंशनली ये नंबर का कन्वर्जन बताते हैं हमारे सिस्टम को, ठीक है। मतलब अगर मेरे को नंबर में चेंज करना है तो मैं इस नंबर मेथड का यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग में चेंज करना है तो स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करूँगा, बूलियन में चेंज करना होगा तो बूलियन मेथड का यूज़ करता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक यार अभी आपको समझ में आ गया कि भैया जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट में किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं, क्यों हमारे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं, वार लेट कॉन्स का क्या यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स बेसिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो टाइप कन्वर्जन होता है और जो टाइप कोवर्जन होता है, इनका क्या मतलब है, ठीक है। आई होप यार आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। चलो यार फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।